हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजी। ठीक प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम या ठीक प्यारे बच्चों जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी पेपर जो होते हैं उन सभी पेपरों में पूछ सकते हैं। ठीक है, उन सभी प्रश्नों को जो है हम इसमें देखेंगे, और जो यूपी बोर्ड जो परीक्षा होती है उन सभी में भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, उन लोगों के लिए भी है, और जो तैयारी कर रहे हैं अन्य किसी नौकरी के लिए, रेलवे हुआ, ठीक है बच्चों, एसएससी जीडी, जो ठीक है बच्चों हर एक जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी प्रश्नों में जो है बायोलॉजी का जो है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो पूछ सकता है, ये बार बार जो पेपर में पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोगों के लिए लेकर आए। देखिए पहला प्रश्न हमारा है कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। जो है यह जो है जीव विज्ञान के जो है जनक इन्हीं को कहा जाता है, अरस्तु को। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हम अगला प्रश्न। देखिए कलर चेंज कर ले पहले। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए हम देखेंगे अगला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है बच्चों, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बायो, ठीक है बच्चों, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लाइमार्क तथा ट्रेविनेरस सॉरी बच्चों, ट्रेविनेनस ने। देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? तो एनीमिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बीसीजी का टीका रोग से बचाव करता है, क्षय रोग से। बीसीजी का जो टीका लगता है वो क्षय रोग से बचाव करने का कार्य करता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेंडुला आब्लो आब्लोगेटा, मेंडुला आब्लोगेटा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन्स, ठीक है बच्चों, कौन सा हार्मोन्स लडो और ओडो हार्मोन्स, ठीक है बच्चों, कहलाता है? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा एड्रेनिन एड्रेनिन एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में कवक सॉरी बच्चों, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम द्वारा। पौधों में जो है जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि गाजर का रंग किस की मौजूदगी के कारण होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो हमारा देखिए कैरोटीन, कैरोटीन के कारण। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम, बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ग्रीक भाषा के। बाटनी शब्द की जो उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शैवाल में जो है किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है बच्चों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा खुरा खुराना ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा खुराना ने। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारा बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। ठीक है बच्चों, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 23 होती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि
एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। एक सामान्य मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, 46 होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है, सम्मिश्रण होता है तो XY होता है। ठीक है बच्चों, XY होता है। आइए देखते हैं आगे अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ठीक है बच्चों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पिता के द्वारा जो है मनुष्य का लिंग निर्धारण किया जाता है कि वह बालिका जन्म लेगी या बालक जन्म लेगा। ठीक है बच्चों, न कि स्त्रियों के द्वारा होता है। ठीक है, वह उस बच्ची के पिता जो है उन या मनुष्यों द्वारा होता है, स्त्रियों द्वारा नहीं होता है गुण लिंगों का निर्धारण। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए गुणसूत्र में होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है गुणसूत्र में होते हैं, तो देखेंगे क्या क्या होते हैं हमारा। तो गुणसूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन। हमारे गुणसूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? DNA और प्रोटीन पाए जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम में सॉरी बच्चों मनुष्य ने कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुरुष का Y, स्त्री का X। ठीक है बच्चों, पुरुष का Y मिलेगा और स्त्री का X मिलेगा। ठीक है बच्चों, यही चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिराओं में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आइए देखते हैं आगे अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल से। देखिए अगला प्रश्न है क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? तो पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ जो है पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा जो होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के समय होती है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो हम देखेंगे सूर्य प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है बच्चों, सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ठीक है बच्चों प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि ठीक है बच्चों अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कुटपाथ के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, मानिए एक कोई अमीबा है। ठीक है, तो ये जो भोजन यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पर भोजन है एक, तो यहाँ से जो होगा भोजन को यह अपने आकर्षित करने के लिए क्या करती है अमीबा? ठीक है, इस तरह जो है अपना एक बना लेगी संरचना। ठीक है, और यहाँ पर जो भोजन को ले लेगी और यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से जो है फिर यहाँ पर देखिए एक और बना दे रहे हैं चित्र, जो भोजन को जो है अपने अंदर जो है अमीबा अंतर्ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इसी को हम कुटपाथ कहते हैं दोनों को। ठीक है बच्चों, कूटपाद के द्वारा जो है अंतर्ग्रहण करती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देखेंगे अगला प्रश्न कि गाजर क्या है? ठीक है बच्चों, गाजर जो एक जड़ है। ठीक है बच्चों, जड़ की हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि जड़ जो होते हैं, जड़ में एक जो जड़ होते हैं उनमें जो है, ठीक है बच्चों, एक नुकीली जो है जड़ी कोई भी ऐसा कोई भी देखो जो जड़ होती है उसमें नुकीली नोक निकले होते हैं। जड़ जो होते हैं नोक उसमें निकले होते हैं। ठीक है, चाक से नहीं, नोक निकले होते हैं।
देख लीजिएगा आप। जड़ की पहचान करने के लिए आप लोगों को देखेंगे, उसमें बस देखिएगा आप लोगों को अचानक से नोक निकले होंगे, नोक निकले हुए दिखेंगे। ठीक है बच्चों, यही जड़ की पहचान करने के लिए हम पहचान सकते हैं जड़ों को इस तरीके से। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, हम देखेंगे अगला प्रश्न कि आलू का आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो तना होता है। ठीक है बच्चों, जो आलू होते हैं, आलू का हम तना वाला भाग खाते हैं। ठीक है बच्चों, जो मिट्टी के अंदर होता है। देखिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, प्याज में खाद्य भाग कौन है, तो तना है। ठीक है बच्चों, हम प्याज का जो है खाद्य भाग तना है। ठीक है, देखिए प्याज जो होती है कई परतों से जो है ढकी होती है। ठीक है, कई परतों से जो है ढकी होती है। ठीक है, प्याज यहाँ पर उसकी जड़ें होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सीकुआ। सीकुआ नाम का एक जो वृक्ष होता है सबसे लंबा जीवित है। देखिए अगला प्रश्न जो है, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चीड़ के पेड़ से। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो घास में, घास में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है, तो जेट्रोफा, जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो फुफुदी, फुफुदी। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, तो बाजरा, बाजरा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाजरा। देखिए अगला प्रश्न है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो मूंगफली। टिक्का रोग मूंगफली फसल से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण होता है, जस्ता की कमी के कारण। देखिए अगला प्रश्न है, नींबू का कैकर रोग किसे किससे होता है, नींबू का कैकर रोग किससे होता है, तो जीवाणुओं से। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी, ब्लैक हार्ट का कारण है। देखिए अगला प्रश्न है कि कार्नाल बंट बंट नामक बीमारी किस से संबंधित है, तो गेहूं की। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हमारा हो जाएगा गेहूं की। देखिए अगला प्रश्न है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी, अनुवांशिकी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए अगला प्रश्न है कि जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन ने, जोहानसन का जो है जिन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जिन शब्द का। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा जाता है, कहा गया है, तो हमारा हो जाएगा बेटसन के द्वारा। ठीक है बच्चों, बेटसन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम में। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों को भी मालूम होगा 206 होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जो हमारे पैर में पाई जाती है, जांग जो होती है हमारी, उसमें पाई जाती है फीमर की हड्डी। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांग की, फीमर जो है। ठीक है बच्चों,
ये सबसे लंबी हड्डी होती है। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन जो होता है लार में एंजाइम टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए किस खास आवश्यक किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जो हमारे पेट में भोजन होते हैं उसको पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। देखिए अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होते हैं, तो स्टार्च के। जो लार होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि घटता घटन। ठीक है बच्चों, घटता है। रक्त दाब में जो है परिवर्तन क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि रुधिर दाब मापक यंत्र क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्फैग्नोमीटर। स्फैग्नोमीटर जो है रुधिर मापक यंत्र है का जो रुधिर जो है बीपी जिसे मापते हैं उसे जो है, ठीक है, स्फैग्नोमैग्नोमीटर भी कहा जाता है उसे। ठीक है, अगला देखिए आगे अगला प्रश्न। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। ठीक है बच्चों, 72 बार। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि दौड़ लगाते समय मनुष्यों का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखते हैं अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो प्लिया करता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी का मुख्य प्रमुख घटक है। हीमोग्लोबिन आरबीसी का मुख्य प्रमुख घटक है। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है, प्लिया को। ठीक है बच्चों, मानव शरीर का रक्त बैंक प्लिया को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, तो इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानी जाती हैं लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। जो आरबीसी का जीवन काल होता है लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है बच्चों, उनका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है आरबीसी। ठीक है, नहीं चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि सफेद रक्त कण मुख्य कार्य, सफेद रक्त कणिका का जो कण होते हैं वो उनका क्या मुख्य कार्य है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है बच्चों, आरबीसी का मुख्य कारण है। सॉरी बच्चों, डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने। ठीक है बच्चों, रक्त समूह की जो खोज लैंड स्टीनर ने की थी। देखिए अगला प्रश्न हमारा है मानव मस्तिष्क में, ठीक है बच्चों, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। सेरेब्रम। देखिए अगला प्रश्न है कि मनुष्यों सॉरी बच्चों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परम मस्तिष्क। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। देखिए अगला प्रश्न हमारा मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
यूरोक्रोम के कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारा, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वासियोरा क्वासियोरक क्वासिओकर क्वासी ठीक प्यारा बच्चों ओरकर क्वासी ओरकर। देखिए अगला प्रश्न है कि कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेबीज। ठीक प्यारे बच्चों रेबीज। देखिए अगला प्रश्न है कि सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों सेब में अधिक तत्व लोहा पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का जो है उपयोग करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि पेप्सिन नामक एंजाइम शरीर की किस क्रिया में सहायता करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाचन में। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क। ठीक है बच्चों, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? तो वृक्क। हाँ ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न जो है, शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? शिराएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, शिराएं कहलाती हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती हैं? धमनियां कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, धमनियां कहलाती हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80/120 mm पारा। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरामीटर कहते हैं। राइट आंसर हमारा ड्यूरामीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप किस से नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि से जो है मानव शरीर की रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है। देखिए थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गला में। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? जबड़ा। जबड़ा जो होती है सबसे शक्तिशाली पेशी होती है। देखिए अगला प्रश्न है क्या कि नेत्रदान में, ठीक है बच्चों, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है बच्चों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। देखिए अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारा राइट आंसर देखिए हो जाएगा क्या कि 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कि क्या कह रहा है अगला प्रश्न, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने, ठीक है बच्चों, ग्राम का होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1350 ग्राम का होता है। 1350 ग्राम का। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना जो है शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कारण। देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। राइट आंसर विटामिन बी हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 से 5 लीटर। एक सामान्य मनुष्य में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो सेरिब्रम है। ठीक है बच्चों, सेरिब्रम है।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न हम देखेंगे, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित कर रखता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण, इंसुलिन के कारण। देखिए अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए खसरा रोग का कारक है, खसरा रोग का कारक है तो विषाणु जो है खसरा रोग का मुख्य कारक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ब्लड कैंसर की आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। देखिए अगला प्रश्न है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैंक्रियाज, पैंक्रियाज। देखिए अगला प्रश्न हमारा, निमोनिया रोग मानव के, ठीक है बच्चों, मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा। निमोनिया रोग मानव के फेफड़े को प्रभावित करता है। देखिए अगला प्रश्न जो है, शरीर के, ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता, रक्तहीनता। ठीक है बच्चों, रक्तहीनता। देखिए अगला प्रश्न हमारा, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कुनैन किस रोग की दवा है? तो मलेरिया की, कुनैन जो है मलेरिया रोग की दवा है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चूहा, चूहा से हमें प्लेग रोग फैलता है। ठीक है जो चूहा से प्लेग रोग फैलता है। देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य मनुष्य शरीर में प्लाज्मा के में मुख्य अंश अंश क्या होता है? मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? तो जल ज़्यादा से ज़्यादा होता है प्लाज्मा में, जो 90% होते हैं। ठीक है बच्चों, 90% जो होता है प्लाज्मा में जल होता है। ठीक है, 90% प्लाज्मा में जो है जल होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रक्त के माध्यम से। देखिए अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। देखिए अगला प्रश्न, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक ने। विटामिन शब्द जो है फंक ने प्रतिपादित किया। राइट आंसर हमारा हो जाएगा फंक। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से, सॉरी बच्चों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कार्बिक अम्ल। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम देखेंगे कि पीत का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीत का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो लीवर, सॉरी बच्चों, यकृत। इसे ही हम लीवर कहते हैं, यकृत या लीवर। देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो होती है जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है जंतु कोशिका में नहीं? तो कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है जंतु कोशिका में नहीं? तो कोशिका भित्ति। और यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली। ये यही प्रश्न केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप में नहीं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं? यहाँ पर पूछा है जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होती है वह जंतु कोशिका में
पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिका में पाई जाती है। ये देखते हैं अगला प्रश्न हम देखेंगे कि कोशिका भित्ति में मनुष्य पदार्थ क्या पाया जाता है। सॉरी बच्चों, कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है, तो सेलुलोज, जो सेलुलोज पाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है, तो जीव द्रव्य है। ठीक है बच्चों, राइट आंसर हमारा जीव द्रव्य हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है, तो हमारा राइट आंसर देखिए प्रोटीन है। प्रोटोप्लाज्मा में जो पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ प्रोटीन है। देखिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे जीवाणु विज्ञान। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम जीवाणु विज्ञान कहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेनाल, ट्रोकोफेनाल। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम देखेंगे कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत। जो टाइफाइड होती है वह हमारे शरीर के आंत को प्रभावित करती है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं मलेरिया जो होती है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है उससे फैलता है। इसकी खोजकर्ता, ठीक है बच्चों, खोज सबसे पहले किसने की थी, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रास ने, रोनाल्ड रास ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सॉरी बच्चों, राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण में जो है राइबोसोम मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोटीन संश्लेषण, हमारा राइट आंसर प्रोटीन संश्लेषण। देखिए अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन। ठीक है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन, जब पत्ती जो होती है, ठीक है, यहाँ से जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ से जो है जल का जो है निष्कासित करती हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से जल जल का निष्कासित करती हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न है कि गाय की दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो होता है गाय का रंग जो है पीला होता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, घातकारों और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरएसवी विषाणु, आरएसवी विषाणु। देखिए अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन, केसिन प्रोटीन एक पाया जाता है दूध में। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, तो ल्यूकेमिया। ठीक है बच्चों, ल्यूकेमिया कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी हैं, तो हड्डियों के लिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा, हरे सॉरी बच्चों, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है, तो विटामिन डी, विटामिन डी रिकेट्स रोग से बच्चों को बचाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो बड़ी आंत में जो होता है प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अमीबा किस किस्म का जीव है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिका वाला, एक कोशिका वाला जो है जीव है, अमीबा एक कोशिका वाला जीव है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा,
पौधों का जनन भाग कौन सा होता है? पुष्प। पुष्प पौधों का जो है जनन भाग होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है? तो ओ। ठीक है बच्चों, ओ रक्त वाला व्यक्ति, ओ रक्त वाला व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए रक्त वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, ए बी वाला। ठीक है बच्चों, ए बी वाला रक्त वर्ग वाला सभी से रक्त ले सकता है। देखिए अगला प्रश्न है कि फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन डी नहीं होता है, फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस भी कहते हैं उसे। देखिए अगला प्रश्न, सबसे बड़ी अंडा किसका होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा शुतुरमुर्ग। देखिए अगला प्रश्न, मनुष्य में कितनी गुणसूत्र होते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46। ठीक है प्यारे बच्चों, 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि सामान्यतः, ठीक है बच्चों, सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है? तो पिता के गुणसूत्र से। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई? तो जल में। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई। देखिए अगला प्रश्न, पुष्प का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी। ठीक है बच्चों, एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न, जिन पौधे, ठीक है बच्चों, एक और यहाँ पर मात्रा रहेगा, पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी पादप। बीज तो बनेगा लेकिन पुष्प नहीं बनेंगे, उसे हम अनावृत बीजी पादप कहेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, रेशम पालन कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेरिकल्चर। ठीक है बच्चों, सेरिकल्चर कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न, ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा मेरास्मास। ठीक है बच्चों, मेरास्मास। यहाँ तक देखिए हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और यूपी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें। ठीक है बच्चों, और जानकारी लें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।